प्रगति पथ पटना के YouTube चैनल पर मैं CS सिंह आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। इससे पहले इंट्रोडक्शन टू लाइट में पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के बाद आज इंट्रोडक्शन टू लाइट पार्ट 4 लास्ट वीडियो इस टॉपिक का, इंट्रोडक्शन टू लाइट का। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे शैडो फॉर्मेशन अर्थात छाया निर्माण का। हम लोग जानते हैं कि प्रकाश के मार्ग में जब कोई वस्तु आती है, प्रकाश के मार्ग में जब कोई वस्तु आती है, सपोज कर लीजिए इधर एक प्रकाश का स्रोत है और प्रकाश के मार्ग में यह वस्तु आया, यह वस्तु यहां अपारदर्शी है, इससे प्रकाश गुजर नहीं सकता है, आप इंग्लिश में इसको ओपेक कहते हैं। तो जब प्रकाश के मार्ग में कोई अपारदर्शी वस्तु आती है तो इस वस्तु के शैडो अर्थात छाया का निर्माण होता है। तो शैडो के फॉर्मेशन यानी छाया के निर्माण का कारण क्या है? छाया के निर्माण का कारण है प्रकाश सीधी रेखा में संचरण करती है। लेकिन हम तो कहते हैं कि प्रकाश तरंग है और तरंग तो होता है कुछ ऐसा, यह तो सीधी रेखा में गमन करेगा नहीं, तरंग तो ऐसा होता है, ये तो देख रहे हो कर्व मोशन। तो फिर हम क्यों कह रहे हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में संचरण करती है? तो ऐसा इसलिए है कि ये प्रकाश का जो वेवलेंथ होता है, देखिए ये एक कंप्लीट वेव है, ये वेव का आधा पार्ट यहां तक, ये वेव का आधा पार्ट, तो ये आधा पार्ट है, ये आधा पार्ट है, ये कंप्लीट पार्ट हुआ पूरा वेव। इसकी लंबाई को वेवलेंथ कहेंगे, तरंगदैर्ध्य कहेंगे। और अगर ये तरंगदैर्ध्य बहुत कम है तो इस स्थिति में ये हम लोग को एक सरल रेखा दिखाई देगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल से समझिए, ये वेवलेंथ अगर बहुत कम हो, देखिए ये, और इससे भी कम हो, एक दूसरा हम वेव बना रहे हैं, इसमें इससे भी कम है और इससे भी कम हो, तो ये लगभग एक स्ट्रेट लाइन हो गया। अब प्रकाश जो है वो लगभग इसी प्रकार से बहुत कम वेवलेंथ होने के कारण ये इस प्रकार से हमको एक स्ट्रेट लाइन लगता है। तो प्रकाश सीधी रेखा में चलती प्रतीत क्यों होती है? तो इसका कारण बताएंगे, प्रकाश का तरंगदैर्ध्य बहुत कम होना। और प्रकाश सीधी रेखा में चलती प्रतीत होती है, इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण है प्रकाश के मार्ग में आने वाली वस्तुओं के छाया का निर्माण। याद रखिएगा, दो तरह का क्वेश्चन पूछता है। आपको बार बार कहते हैं कि जब भी पढ़ने बैठिए, वीडियो देखिए, तो एक कॉपी और एक पेन लेकर जरूर बैठिए और जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसको नोट डाउन कर लीजिए। तो यहां एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। पहला क्वेश्चन पूछता है कि प्रकाश सरल रेखा में संचरित होती क्यों प्रतीत होती है? तो इसका कारण बताएंगे, प्रकाश का तरंगदैर्ध्य बहुत बहुत कम है। और दूसरा कि प्रकाश सीधी रेखा में संचरित होती है, इसका प्रमाण क्या है? तो इसका प्रमाण है प्रकाश के मार्ग में आने वाली अपारदर्शी वस्तुओं के शैडो का निर्माण, अपारदर्शी वस्तुओं के छाया का निर्माण। और आज के इस वीडियो में हम लोग इसी शैडो फॉर्मेशन के बारे में, इसी छाया निर्माण के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अब देखिए, जब किसी वस्तु के छाया का निर्माण होता है तो इस छाया के दो क्षेत्र होते हैं। इस शैडो में दो क्षेत्र हो सकता है, एक जहां प्रकाश बिल्कुल नहीं पहुंचती है और दूसरा जहां प्रकाश अल्प मात्रा में पहुंचती है। तो शैडो यानी छाया जो है, छाया शैडो, इसके दो रीजन हो सकते हैं, दो रीजन हो सकता है, दो क्षेत्र हो सकता है। एक होता है आपका जिसको हम लोग कहते हैं प्रच्छाया, प्रच्छाया, इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं अम्ब्रा। और दूसरा होता है उपछाया और इसको इंग्लिश में कहते हैं पेनम्ब्रा, पेन अम्ब्रा। याद रखिएगा, शैडो में दो रीजन, दो क्षेत्र हो सकते हैं, अम्ब्रा और पेनम्ब्रा।
अम्बरा जो होता है प्रछाया, ये होता है जहां प्रकाश नहीं पहुंचती है, नो लाइट रीचेस, लाइट इज टोटली एब्सेंट। हम लोग कहेंगे प्रकाश विहीन क्षेत्र, प्रकाश विहीन क्षेत्र होता है, यानी यहां पर कोई भी प्रकाश स्रोत से प्रकाश इस क्षेत्र में नहीं पहुंचता है, तो इसको कहा जाता है अम्बरा। और दूसरा होता है पेनम्बरा। पेनम्बरा जो होता है ये होता है उपछाया, और उपछाया जो है ये होता है अल्प प्रकाश वाला क्षेत्र, यानी यहां पर कंप्लीट प्रकाश नहीं पहुंचता है, लेकिन अल्प मात्रा में प्रकाश वाला क्षेत्र, कहेंगे अल्प मात्रा में प्रकाश वाला क्षेत्र। तो शैडो फॉर्मेशन जब होता है तो उसके दो पार्ट होते हैं, यानी शैडो का दो रीजन हो सकता है, दो क्षेत्र हो सकता है। एक जहां पर प्रकाश बिल्कुल नहीं पहुंच रहा है वो अम्बरा है, और एक जहां पर प्रकाश अल्प मात्रा में पहुंच रहा है वह आपका पेनम्बरा है। याद रखिएगा, अम्बरा इंग्लिश में प्रछाया, पेनम्बरा उपछाया। अब ये पेनम्बरा और अम्बरा और पेनम्बरा कैसा दिखता है इसको एक फिगर से देख लीजिए। देखिए यहां पर आपको एक फिगर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, और ये सोलर एक्लिप्स का फिगर है। सोलर एक्लिप्स यानी कि सूर्य ग्रहण। आपको मालूम है कि सूर्य ग्रहण का जो निर्माण होता है वह किस कारण से होता है, तो उसका कारण है प्रकाश का सरल रेखीय संचरण, यानी प्रकाश सीधी रेखा में संचरित होती है, सीधी रेखा में गमन होती है, और इसी के कारण शैडो यानी छाया का निर्माण होता है। और ग्रहण भी एक प्रकार का छाया है, चाहे वो सूर्य ग्रहण हो चाहे वो चंद्र ग्रहण हो। सूर्य ग्रहण अर्थात सोलर एक्लिप्स, और चंद्र ग्रहण अर्थात लूनर एक्लिप्स। अब ये सूर्य ग्रहण में क्या होता है? सूर्य ग्रहण में सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाती है। यहां पर इस फिगर में देखिए, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ गया है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ गया है तो देखिएगा कि यहां पर कुछ हिस्सों में प्रकाश बिल्कुल नहीं पहुंच रहा है, और वह क्षेत्र जो है वह हमारा अम्बरा है। फिगर में देखिए, अम्बरा आपको दिखाई दे रहा होगा, और इस अम्बरा के ऊपर और नीचे वाले हिस्से में आप देखेंगे, अम्बरा के ऊपर और नीचे वाले हिस्से में देखिएगा जहां अल्प मात्रा में प्रकाश पहुंच रहा है। तो ये रीजन जहां अल्प मात्रा में प्रकाश पहुंच रहा है वह आपका पेनम्बरा है। जहां पर बिल्कुल नहीं पहुंच रहा है वो अम्बरा है, और जहां पर अल्प मात्रा में पहुंच रहा है वह है पेनम्बरा। तो शैडो जब फॉर्मेशन होता है तो एक्लिप्स भी एक प्रकार का शैडो फॉर्मेशन है। सोलर एक्लिप्स में सूर्य ग्रहण में क्या होता है? सूर्य ग्रहण में होता है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, जिसके कारण सूर्य का कंप्लीट प्रकाश पृथ्वी पर पहुंच नहीं पाता है, और क्योंकि चंद्रमा बीच में आ गया है इसलिए चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है। चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है, और पृथ्वी के जिस हिस्से पर बिल्कुल प्रकाश नहीं पहुंच पाया, आप देखिएगा बीच में वो क्षेत्र आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल अंधेरा वाला क्षेत्र, वो अम्बरा है, प्रछाया है। और जहां पर अल्प मात्रा में प्रकाश पहुंच रहा है वह आपका पेनम्बरा यानी उपछाया है। तो आपको याद रखना है कि ग्रहण का निर्माण जो होता है, या ग्रहण जो सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण होता है, उसका भी कारण होता है क्या चीज? उसका भी कारण होता है प्रकाश का सरल रेखीय संचरण। सूर्य ग्रहण में सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, और चंद्र ग्रहण में इसी प्रकार से सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाता है। तो जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाता है तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता है, चंद्रमा पर नहीं पहुंच पाता है, और कहेंगे कि पृथ्वी का शैडो, पृथ्वी का छाया चंद्रमा पर पड़ता है। तो यह लूनर एक्लिप्स होता है, इसको चंद्र ग्रहण कहा जाता है। फिलहाल ये सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण तो आप और अच्छा से ज्योग्राफी में पढ़िएगा। अभी हम लोग बात करेंगे यहां पर कि कब केवल अम्बरा बनेगा, कब केवल
पेनम्ब्रा बनेगा और कब अम्ब्रा और पेनम्ब्रा दोनों बनेगा। तो यहां पर यही चीजें देखना है। अब सबसे पहले इस फिगर को देखिए। इस फिगर में एक पॉइंट सोर्स है, एक बिंदु स्रोत है और यह बिंदु स्रोत प्रकाश उत्पन्न कर रहा है। इसके मार्ग में एक अवरोध रखा हुआ है, एक ऑब्स्टेकल है और इसका शैडो बन रहा है, इसका छाया बन रहा है। यह छाया में देखिए केवल अम्ब्रा बन रहा है, पेनम्ब्रा नहीं बन रहा है। यहां पर केवल ऐसा क्षेत्र ही बन रहा है जहां पर प्रकाश बिल्कुल नहीं पहुंच पा रही है, अल्प प्रकाश वाला क्षेत्र का निर्माण नहीं हो रहा है। तो याद रखिएगा, बिंदु प्रकाश स्रोत जब होगा और इसके मार्ग में अगर आप किसी वस्तु को रखते हैं तो यह केवल अम्ब्रा यानी प्रच्छाया का निर्माण करता है। तो केवल प्रच्छाया कब होगा? केवल प्रच्छाया तब होगा जब बिंदु प्रकाश स्रोत होगा और इसके मार्ग में किसी वस्तु को रखते हैं। यह हुआ पॉइंट नंबर 1। तो पहला पॉइंट याद रखिएगा कि पॉइंट सोर्स यानी बिंदु स्रोत, पॉइंट लाइट सोर्स भी आप कह सकते हैं, पॉइंट लाइट सोर्स यह बनाएगा बिंदु प्रकाश स्रोत, आप हिंदी में लिख लीजिएगा, यह बनाएगा केवल अम्ब्रा, ओनली अम्ब्रा। पॉइंट लाइट सोर्स होगा, बिंदु प्रकाश स्रोत होगा, केवल अम्ब्रा बनेगा। अब इस दूसरे फिगर को देखिए, वृहत प्रकाश स्रोत, एक्सटेंडेड लाइट सोर्स, एक्सटेंडेड लाइट सोर्स। अब ये एक्सटेंडेड लाइट सोर्स मतलब प्रकाश स्रोत बड़ा है तो इसको एक्सटेंडेड लाइट सोर्स कहेंगे। अगर प्रकाश स्रोत बहुत छोटा है, जैसे मान लीजिए कि मोमबत्ती का जब आप जलाते हैं तो लाइट बहुत कम एरिया से उत्पन्न होती है, उसका जो विक होता है, बत्ती जो होता है बहुत छोटा होता है, तो उसको हम बिंदु प्रकाश स्रोत की तरह कंसीडर करते हैं। एक्सटेंडेड, या आप बल्ब भी समझ सकते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब पॉइंट लाइट सोर्स का एग्जांपल है। एक्सटेंडेड लाइट सोर्स का मतलब बड़ा प्रकाश स्रोत, जैसे कि ट्यूबलाइट, तो ये एक्सटेंडेड लाइट सोर्स है। तो एक्सटेंडेड लाइट सोर्स के लिए 3 कंडीशन याद रखिएगा। पहला बात बता रहे हैं कि बिंदु प्रकाश स्रोत, जब प्रकाश स्रोत का आकार बहुत कम होता है जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब या कैंडल, तो ये इसके मार्ग में अगर कोई वस्तु आता है तो केवल अम्ब्रा बनेगा। दूसरा है एक्सटेंडेड लाइट स्रोत, वृहत प्रकाश स्रोत, बड़ा प्रकाश स्रोत होगा जैसा कि ट्यूबलाइट, और इस केस में अम्ब्रा केवल बनेगा कि केवल पेनम्ब्रा बनेगा कि दोनों बनेगा, इसके लिए 3 कंडीशन है। कंडीशन नंबर 1, अब देखिएगा एक्सटेंडेड लाइट सोर्स का 3 कंडीशन। कंडीशन नंबर 1, जब प्रकाश स्रोत का आकार कम हो और अवरोध यानी कि ऑब्स्टेकल यानी आप कहिए वस्तु का आकार ज्यादा हो। अगर प्रकाश स्रोत छोटा है और वस्तु का आकार बड़ा है, जैसा कि इस फिगर में देखिए, यहां पर देखिए प्रकाश स्रोत छोटा है, वस्तु का आकार बड़ा है, तो इस स्थिति में अम्ब्रा और पेनम्ब्रा दोनों बनेगा। याद रखिएगा, इस स्थिति में अम्ब्रा, बोथ अम्ब्रा एंड पेनम्ब्रा, अम्ब्रा और पेनम्ब्रा दोनों बनेगा। अब देखिए जैसे जैसे आप इसमें वस्तु को या कहिए स्क्रीन को पास लाइएगा, अम्ब्रा का साइज छोटा होता जाएगा। फिगर में देखिए, वस्तु और स्क्रीन की बीच की दूरी अगर घटाते हैं यानी स्क्रीन को वस्तु की ओर लाते हैं तो देख रहे हैं कि अम्ब्रा का साइज छोटा होता जा रहा है, और जैसे जैसे इस स्क्रीन को दूर लेते जाइएगा तो देखिएगा ये शैडो का साइज बड़ा हो रहा है, यानी अम्ब्रा का साइज बड़ा होते जा रहा है।
तो इस स्थिति में चाहे स्क्रीन पास हो चाहे स्क्रीन दूर हो, याद रखिएगा, पर्दा जिस पर छाया बन रहा है, चाहे आप उसको वस्तु के पास रखिए या वस्तु के से दूर रखिए, हर स्थिति में अम्ब्रा और पेनम्ब्रा बनेगा ही बनेगा। लेकिन कब? जब प्रकाश स्रोत का आकार कम हो और वस्तु का आकार बड़ा हो, तो इस स्थिति में अम्ब्रा और पेनम्ब्रा, याद रखिएगा, दोनों बनता है। अब आ जाइए इसका पार्ट बी। जब प्रकाश स्रोत का आकार अधिक हो यानी बड़ा हो और जो अवरोध है, जो ऑब्स्टेकल है, जो रुकावट है, उसका आकार कम है। प्रकाश स्रोत का आकार अधिक है, वस्तु का आकार कम है। इस फिगर में देखिए, प्रकाश स्रोत का आकार अधिक है, वस्तु का आकार कम है। तो इस स्थिति में याद रखिए कि अम्ब्रा और पेनम्ब्रा दोनों बनेंगे अगर स्क्रीन निकट हो। निकट स्क्रीन पर अम्ब्रा और पेनम्ब्रा दोनों, अम्ब्रा और पेनम्ब्रा दोनों। नंबर 1, दूर स्क्रीन पर केवल पेनम्ब्रा, दूर स्क्रीन पर केवल पेनम्ब्रा। मतलब अगर आप स्क्रीन पास रखते हैं तो अम्ब्रा और पेनम्ब्रा दोनों बनेगा। देखिए इस फिगर में अम्ब्रा का साइज देख रहे होंगे वस्तु से और पर्दा के बीच में, जो अम्ब्रा वस्तु और पर्दा है, तो वस्तु और पर्दा के बीच में देख रहे होंगे कि किरण जो है वो संकीर्ण होते जा रही है। दो किरणें जो है वो छोटी होती जा रही है। तो दो किरणें जब छोटी होती जा रही है तो इसका मतलब है कि अम्ब्रा का साइज भी छोटा होते जा रहा है। और अगर हम स्क्रीन को दूर लेकर और चले जाए और स्क्रीन को और दूर लेकर चले जाए तो अम्ब्रा छोटा होते होते गायब हो जाएगा। और अम्ब्रा छोटा होते होते अगर गायब हो गया तो स्क्रीन पर केवल पेनम्ब्रा बच जाएगा। यानी अगर प्रकाश स्रोत का आकार वस्तु के आकार से अधिक है तो ऐसी स्थिति में अगर स्क्रीन पास है तो अम्ब्रा और पेनम्ब्रा दोनों बनेगा, और अगर स्क्रीन दूर है तो केवल पेनम्ब्रा बनता है। इस स्थिति में अम्ब्रा ऑब्टेन नहीं होता है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे इस फिगर में आप देखिएगा कि जैसे जैसे स्क्रीन की दूरी बढ़ते जा रही है वैसे वैसे अम्ब्रा का साइज कम होते जाएगा। एक समय के बाद अम्ब्रा को आप स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर पाइएगा और आपके पास केवल पेनम्ब्रा बच जाएगा। यही कारण है, इस बात को समझना है, और यही कारण है कि अगर आकाश में बहुत ऊंचाई पर अगर कोई पक्षी उड़ता है तो उसका शैडो पृथ्वी पर नहीं बनता है, क्योंकि जो शैडो बनता भी है वो पेनम्ब्रा है और पेनम्ब्रा इजीली विजिबल नहीं होता। लेकिन अगर वही पक्षी पास में पृथ्वी के पास उड़ता है, जमीन के पास से उड़ता है, तो उसका आपका अम्ब्रा और पेनम्ब्रा दोनों बनता है, तो वहां छाया स्पष्ट दिखाई देता है। याद रखिएगा, आकाश में ऊंचाई पर उड़ते पक्षी का शैडो फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, क्योंकि पृथ्वी पर केवल पेनम्ब्रा ही बन पाता है, अम्ब्रा नहीं बन पाता है। लेकिन वही पक्षी अगर पृथ्वी के निकट उड़ रहा होगा तो इस स्थिति में अम्ब्रा बनता है और शैडो हम लोग को इजीली विजिबल हो जाता है। तो ये बात था आपका शैडो फॉर्मेशन में प्रच्छाया और उपछाया के बारे में। अब इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट, कट रहा है, देखिए वस्तु का है। तो आइए अब हम लोग थोड़ा सा लास्ट पॉइंट पर डिस्कस कर लेते हैं, इंट्रोडक्शन टू लाइट का लास्ट पार्ट। और हम आप लोग से कहना चाहेंगे कि जिन लोगों ने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 नहीं देखा है वह भी आज इन तीनों वीडियोस को देख लीजिएगा। कल जब हम लोग आगे का क्लास स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले पार्ट 1 में 1 से 4 में जो भी हमने आपको पढ़ाया है उस पर क्वेश्चंस करवाएंगे, तब आगे की बात होगी।
और अगर आप लोग को हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो फिर अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम आप लोगों के लिए और ज़्यादा वीडियो ला सकें, क्योंकि आप लोग जब सब्सक्राइब करते हैं तो हम लोग का भी हौसला बढ़ता है। अब इस में लास्ट जो टॉपिक हम लोग बात करेंगे वह है फॉर्मेट्स प्रिंसिपल का। लास्ट टॉपिक है हम लोग के लिए फॉर्मेट्स प्रिंसिपल, हिंदी में फॉर्मेट का सिद्धांत। अब ये फॉर्मेट प्रिंसिपल क्या कहता है? सीधा सीधी कहता है कि प्रकाश दो बिंदुओं के बीच जाने के लिए उस मार्ग को अपनाएगा जो न्यूनतम समय वाला होगा। यानी प्रकाश को अगर इस बिंदु से इस बिंदु तक पहुंचना है तो प्रकाश के हमेशा उस मार्ग को अपनाएगा जो न्यूनतम टाइम वाला होगा, न्यूनतम समय वाला होगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि न्यूनतम दूरी वाला। याद रखिएगा, फॉर्मेट्स प्रिंसिपल क्या कहता है? इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम, हिंदी में फॉर्मेट का सिद्धांत। प्रकाश दो बिंदुओं के बीच गमन करने के लिए हमेशा उस मार्ग को अपनाता है जिस मार्ग में समय सबसे कम लगता हो। इसीलिए इसको कहा जाता है न्यूनतम सिद्धांत, न्यूनतम समय का सिद्धांत। याद रखिएगा, न्यूनतम समय का सिद्धांत। अब ये न्यूनतम समय का सिद्धांत या फॉर्मेट्स प्रिंसिपल क्या है? प्रकाश दो बिंदुओं के बीच, लिखना है तो आप लिख लीजिए, नहीं है तो फिर सिर्फ याद रखिए, दो बिंदुओं के बीच गमन करने के लिए, गमन करने के लिए उस मार्ग को अपनाता है, उस मार्ग को अपनाता है जो न्यूनतम समय वाला हो, जो न्यूनतम समय वाला हो, या न्यूनतम जिस अपनाता है जिसमें न्यूनतम समय लगता हो, न्यूनतम समय लगता हो। तो यही है आपका न्यूनतम समय का सिद्धांत। इसको कहेंगे फॉर्मेट्स प्रिंसिपल भी। प्रकाश दो बिंदुओं के बीच गमन करने के लिए हमेशा उस मार्ग को अपनाता है जिसमें न्यूनतम समय लगता हो। याद रखिएगा जो हम बात बोल रहे हैं, ध्यान से। यह प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम है, लीस्ट डिस्टेंस नहीं है। प्रकाश दो बिंदुओं के बीच गमन करने के लिए हमेशा उस मार्ग को अपनाएगा। आप यहां पर हमेशा लिख सकते हैं के लिए हमेशा उस मार्ग को, ऑलवेज, हमेशा उस मार्ग को अपनाएगा जिसमें न्यूनतम समय लगता हो। और याद रखिएगा, परावर्तन प्रकाश का, अपवर्तन प्रकाश का, आप इस फॉर्मेट्स प्रिंसिपल से प्रूफ कर सकते हैं। परावर्तन अपवर्तन प्रकाश के, परावर्तन अपवर्तन इत्यादि को आप इस फॉर्मेट्स प्रिंसिपल से प्रूफ भी कर सकते हैं, फॉर्मेट्स प्रिंसिपल से सिद्ध कर सकते हैं। आपने पढ़ा है एंगल आई बराबर एंगल आर परावर्तन में, अपवर्तन में पढ़े होंगे साइन आई बाई साइन आर बराबर म्यू, स्नेल्स लॉ जिसको आप कहते हैं। तो ये सारे सिद्धांत को हम लोग इस लिस्ट प्रिंसिपल ऑफ लिस्ट टाइम से प्रूफ कर सकते हैं। हालांकि एक प्रूफ हम लोग देख लेते हैं, बहुत ज्यादा तो डिटेल में नहीं इसमें जाएंगे, लेकिन एक सिंपल सा बात आप सिर्फ ये याद रखिए कि प्रकाश किसी दो बिंदुओं के बीच गमन करने के लिए हमेशा उस डायरेक्शन को अपनाएगा, उस रास्ते को अपनाएगा जो न्यूनतम टाइम लेता हो, न्यूनतम समय लेता हो। अब इस चीज को समझने के लिए एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, ताकि हम लोग ये बता दें कि कैसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में, परावर्तन के सिद्धांत में, परावर्तन के नियम में एंगल आई बराबर एंगल आर होता है। तो इस चीज को समझने के लिए एक एग्जाम्पल देखेंगे आप बोर्ड पर। देखिए, मान लीजिए ये एक सतह है, एक सरफेस है, कोई दर्पण ही है, समझ लीजिए मिरर, ये मिरर है। अब यहां से प्रकाश की किरण आई, यहां से परावर्तित हुआ और यहां पर ये चला गया। तो ये किरण हो गया आपतित किरण, जो किरण दर्पण पर आती है।
और जो किरण दर्पण से टकराकर लौटती है इसको परावर्तित किरण कहते हैं। अब यहां पर यह बिंदु जिस पर दर्पण के जिस बिंदु पर प्रकाश का किरण टकराया उसको हम लोग अभिलंब बिंदु आपतन बिंदु पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। दर्पण के जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण टकराई उसको आपतन बिंदु कहते हैं। और आपतन बिंदु पर हम लोगों ने खींचा एक काल्पनिक रेखा जो उसको कहा जाता है अभिलंब यानी नॉर्मल। अब ये नॉर्मल हो गया। अब देखिए नॉर्मल हो गया, ये होता है एंगल आई और ये होता है एंगल आर। अब हम लोग को प्रूफ करना है कि एंगल आई बराबर एंगल आर होता है। तो एंगल आई बराबर एंगल आर प्रूफ करने के लिए आप फर्मेट्स प्रिंसिपल का प्रयोग कर सकते हैं। फर्मेट का सिद्धांत जो न्यूनतम समय का सिद्धांत है उसका प्रयोग कर सकते हैं। कैसे? देखिए, मान लीजिए ये एक पॉइंट है, यहां पर एक प्रकाश का स्रोत था, ये इस पॉइंट पर, यह यहां पर टकराया और फिर यह प्रकाश यहां पहुंचा। इसे सीधे में ले लेते हैं यहां पर, ठीक है। यहां पर मान लीजिए ये लंबाई है, ये ऊंचाई है, हाइट है, ये सपोज कर लीजिए x। अब प्रकाश को यहां पहुंचना है तो प्रकाश ऐसे भी जा सकता था, ऐसे भी जा सकता था और यहां ऐसे भी गया। यानी कि प्रकाश इस सतह से टकरा करके ऐसे भी इस पॉइंट पर पहुंच सकता है, इस सतह से टकराकर ऐसे भी पहुंच सकता है, इस सतह से टकराकर ऐसे ही पहुंच सकता है, इस सतह से टकराकर ऐसे ही पहुंच सकता है। इसको अलग से हम फिगर से दिखा रहे हैं। मान लीजिए कि ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है। अब लाइट को इस सरफेस से टकराना है और यहां पर पहुंचना है, तो वो कहां से टकराकर पहुंचे? इस जगह पर, इस पॉइंट पर पहुंचना है। क्या वो यहां से टकराकर ऐसे पहुंचे? क्या वो यहां से टकराकर ऐसे पहुंचे? क्या वो यहां से टकराकर ऐसे पहुंचे? या क्या वो यहां से टकराकर ऐसे पहुंचे? तो यहां पर पहुंचने के लिए इसको कई रास्ते हैं, कई तरीका है, लेकिन फिर हम ये क्यों कहेंगे कि ऐसे ही जाकर ऐसे जाएगा, ऐसे जाकर के ऐसे नहीं जाएगा, ऐसे जाकर के ऐसे नहीं जाएगा? तो यही चीज तो फर्मेट का सिद्धांत बताता है कि प्रकाश गमन करने के लिए हमेशा उस मार्ग को अपनाएगा जिस मार्ग के लिए समय सबसे कम लगे। अब देखिए यहां पर ये लाइट को यहां से यहां पहुंचना है। अब इसका एक हम सपोज कर लीजिए कि अगर इसी पार्ट को हम ऐसे नीचे ले आते हैं, ये जो पार्ट है ऐसा, इसी पार्ट को आप कंसीडर कीजिए कि आपने जस्ट ऐसा बनाया, यहां पर ऐसा ही एक पॉइंट है, इसका मिरर इमेज आपने बना दिया। यहां पर आपको मालूम है कि मिरर इमेज कैसे बनेगा, अगर हॉरिजॉन्टल रखा रहता है तो अपसाइड डाउन बनता है। आप इसको वाटर इमेज कहिए यहां पर। अब प्रकाश सीधी रेखा में संचरित करती है तो प्रकाश के लिए सबसे न्यूनतम दूरी क्या होता है या न्यूनतम समय कब लगता है? प्रकाश बिल्कुल ऐसे चलता, यानी प्रकाश ऐसे आता, ये इस तरीके से आता। अगर प्रकाश को ये पॉइंट पर नहीं जाना है, समझ लीजिए कि इस पॉइंट को हम नीचे ले आते हैं, यहां जाना है, तो प्रकाश के लिए तो न्यूनतम टाइम ये लगता। अब देखिए इस फिगर में ये हाइट और ये हाइट तो बराबर होगा। अगर इसको हम x मानते हैं तो ये भी हाइट x है, ये भी हाइट x है। यहां से ये हाइट x है, ये x है, ये भी x है, क्योंकि इसी का इमेज नीचे ड्रॉ किया, वाटर इमेज कहिए। अब देखिए ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल इसका कुछ नाम दे देते हैं, मान लीजिए ये O है, ये A है, ये B है, तो OAB, और इसका नाम C और इसका D दे देते हैं, तो ट्राइंगल OCD कॉन्ग्रुएंट है। क्यों कॉन्ग्रुएंट है? आप देख सकते हैं ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये बराबर है, ठीक है। यहाँ पर ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये सारे प्रॉपर्टीज के कारण ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है इस ट्राइंगल से, तो फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। जब ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, बात समझिएगा, ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। अगर हम इसको नाम दे दें, मान लो ट्राइंगल नंबर 1, ट्राइंगल नंबर 2, ट्राइंगल नंबर 3, तो ये वर्टिकली अपोजिट 1 और 2 में देखो 1 और 2 वर्टिकली अपोजिट एंगल है,
सॉरी, यहां पर ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट है, ये लाइन को लेकर के चलिए तो ठीक है। देखिए ये लाइन है, ये लाइन है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया, ठीक है। सॉरी, ये वाला, ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट हो गया। उसके बाद देखिए ये 90 डिग्री है, ये डिस्टेंस x बराबर है ही, तो सब कुछ बराबर है, तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। जब 1 और 2 कॉन्ग्रुएंट है तो फिर 1 और 3 भी कॉन्ग्रुएंट है। अब यहां पर देखिए जब ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 3 कॉन्ग्रुएंट है तो उस स्थिति में ये एंगल और ये एंगल भी बराबर है, और ये क्योंकि 90 डिग्री पे है तो फिर एंगल आई बराबर क्या हो गया, एंगल आर, क्योंकि इस ट्रायंगल में सारे चीज बराबर है एक दूसरे के। तो ये आपका जो है किससे सिद्ध हुआ, एंगल आई बराबर एंगल आर, एंगल आई बराबर एंगल आर जो है यह सिद्ध हुआ फर्मैट्स प्रिंसिपल से। फर्मैट प्रिंसिपल क्या कहता है कि प्रकाश दो बिंदुओं के बीच गमन करने के लिए उस मार्ग को अपनाएगी जिस मार्ग में समय न्यूनतम लगता हो। इसको फॉर्मेट प्रिंसिपल कहते हैं। आप देख रहे हैं कि एंगल आई बराबर एंगल आर इसी फॉर्मेट प्रिंसिपल से सिद्ध हो रहा है कि प्रकाश हमेशा उस मार्ग को अपनाता है गमन करने के लिए जो न्यूनतम समय लेता है। उसी प्रकार लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन का सिद्धांत, जिसमें हम लोग कहते हैं कि प्रकाश मुड़ता है, प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश मुड़ता है। अब प्रकाश मुड़ता क्यों है, तो उसको भी हम फॉर्मेट प्रिंसिपल से ही समझ सकते हैं, क्योंकि प्रकाश दो बिंदुओं के बीच गमन करने के लिए उस माध्यम को अपनाएगा, उस माध्यम को अपनाएगा उस मार्ग को अपनाएगा जिसमें समय न्यूनतम लगता हो। जैसे सपोज कर लीजिए कुछ ऐसा एक एग्जांपल समझिए रिफ्रैक्शन को समझने के लिए। हम बोल रहे हैं इसका जरूरत नहीं है, इसको सिर्फ आपको कंसेप्ट से समझना है। कंसेप्ट आपको सिर्फ इतना समझना है कि प्रकाश दो बिंदुओं के बीच गमन करने के लिए हमेशा उस रास्ते को अपनाता है जिसमें समय न्यूनतम लगता है, हमेशा उस रास्ते को नहीं अपनाएगा जिसकी दूरी सबसे छोटी होगी। ये हम नहीं बोल रहे सबसे छोटा दूरी वाला रास्ता नहीं, सबसे छोटा मार्ग वाला रास्ता। मान लो कि तुम यहां हो, सपोज कर लो, और तुमको गांधी मैदान जाना है, तो यहां से गांधी मैदान पहुंचने के लिए आपने एक रोड पकड़ा जो कि न्यूनतम दूरी वाला है, लेकिन उसमें ट्रैफिक ज्यादा है तो आपको समय ज्यादा लगेगा। लेकिन एक दूसरा रास्ता है जो ज्यादा दूरी वाला है लेकिन ट्रैफिक कम है, तो उसमें समय आपको कम लगेगा। तो ये बात कह रहे हैं कि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला नहीं, शॉर्टेस्ट टाइम वाला रास्ता अपनाता है। अब इसी को रिफ्रैक्शन में समझो। जैसे मान लीजिए कि ये आपका एक एग्जांपल लीजिए कि ये आपका सपोज कर लीजिए लैंड है, पृथ्वी है, जमीन है, और ये आपका वाटर है, ये वाटर। अब यहां पर मान लीजिए कि आपको पहुंचना है और आप हैं यहां पर, सपोज कर लीजिए, तो आप यहां पर हैं और आपको यहां पर पहुंचना है। ये मान लीजिए पॉइंट ए पर आप हैं और पॉइंट बी पर आपको पहुंचना है। तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आपके पहुंचने के लिए कई रास्ते होंगे। आप ऐसे जा सकते हैं बिल्कुल सीधा, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, ये इसको यहां ले लेते हैं बी, एक रास्ता ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला हो सकता है। दूसरा आप ऐसे जा सकते हो, तीसरा आप ऐसे जा सकते हो, चौथा आप ऐसे जा सकते हो। तो कहने का मतलब है कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचने के लिए आपको कई तरीका है। अब उसी प्रकार लाइट को भी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचने के लिए कई तरीका है, लेकिन यह हमेशा उस तरीके को अपनाएगा जिसमें समय सबसे कम लगता हो। अब देखिए इस केस में प्रकाश को पहले यहां से यहां तक चलना होगा, या आपको ही, अगर हम आप ही का एग्जांपल है तो आपको यहां चलना होगा और फिर आपको ऐसे जाना होगा। आपको यह बात मालूम है कि आप जमीन पर ज्यादा तेजी से दौड़ सकते हो और पानी में कम तेजी से तैर सकते हो। जमीन पर दौड़ने का स्पीड जो है आपके पानी में तैरने के स्पीड से तो कहीं ज्यादा है। तो आप हमेशा उस रास्ता को अपनाइएगा। अगर ये स्ट्रेट लाइन वाला रास्ता अपनाते हैं तो आपको इतना दौड़ना है और इतना तैरना है। अब यहां पर अगर ये दूसरा एक रास्ता है कि आपको इतना दौड़ना है, इतना तैरना,
तो इसमें तो तैरना कुछ कम ही है। इसमें क्या है, इतना दौड़ना है, इतना तैरना है। इसमें दौड़ना थोड़ा ज्यादा है लेकिन तैरना थोड़ा कम है। अब ये मार गई, ये मार गई, ये मार गई, इसमें दौड़ना ज्यादा है, फिर तैरना भी इतना है। तो प्रकाश का क्या है, लैंड में स्पीड, पृथ्वी पर हवा में प्रकाश का स्पीड ज्यादा होता है और पानी में प्रकाश का स्पीड कम होता है। तो प्रकाश हमेशा उस मार्ग को अपनाएगी जो ए से लेकर बी तक पहुंचने में समय जिसमें कम लेता हो। अब यहां पर क्या होगा, इस रास्ते में इसको यहां चलना है और इतना पानी में भी चलना, और पानी में स्पीड कम है, इसलिए ये रास्ता को नहीं अपनाएगा। इसमें क्या है कि इसको डिस्टेंस ये वाला ज्यादा तय करना है, ये वाला तो डिस्टेंस कम करना है, लेकिन इसमें भी ज्यादा समय लगेगा, तो हो सकता है इसको नहीं अपने। इसमें क्या है कि थोड़ा ज्यादा चलना है और थोड़ा कम तैरना है, तो बेस्ट ये हो सकता है। तो आप देख रहे हैं कि अब ये तो आपको निकाल करके देखना होगा ना, कैलकुलेट करके देखना होगा, और कैलकुलेट करके देखना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन फिलहाल आपको जो समझने वाला बात है उसको समझिए कि प्रकाश हमेशा उस मार्ग को अपनाएगा जो न्यूनतम समय लेगा। तो ये तो नहीं होगा, या तो ये होगा या ये होगा, ये भी नहीं होगा। अब ये किस स्थिति में क्या होगा वो तो एंगल्स पे डिपेंड करेगा, वो देखना होगा कि यहां से यहां तक पहुंचने का समय और यहां से यहां तक पहुंचने का समय। लेकिन इन दोनों से एक बात तो स्पष्ट है ना कि जा रहा था ऐसे, चला गया ऐसे, जा रहा था ऐसे, चला गया ऐसे, यानी प्रकाश कम समय लेने के लिए अपने मार्ग से, मूल रास्ते से क्या हुआ, मुड़ गया, और इसी घटना को हम रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन कहते हैं। तो यहां पर फर्मैट्स प्रिंसिपल से हमने आपको यह समझाने का प्रयास किया कि परावर्तन क्या है और अपवर्तन क्या है। फर्मैट का प्रिंसिपल क्या है कि प्रकाश किसी दो बिंदु के बीच गमन करने के लिए उस रास्ते को अपनाएगा जो न्यूनतम समय लेता हो, जो मिनिमम टाइम लेता हो, जो न्यूनतम समय लेता हो, हमेशा उसी रास्ते को अपनाता है। परावर्तन में एंगल आई बराबर एंगल आर हो, या अपवर्तन में प्रकाश के मुड़ने का, या फिर आगे भी देखिएगा साइन आई बाई साइन आर बराबर म्यू होता है, उसमें भी आपके इसी फॉर्मेट्स प्रिंसिपल का यूज होता है। तो अभी तक हम लोग इंट्रोडक्शन टू लाइट में चारों पार्ट्स में लाइट से परिचय लिए, प्रकाश से परिचय लिए, प्रकाश क्या है, और ये सारे कंसेप्ट आगे के क्लासेस में आपको लाइट के डिफरेंट टॉपिक्स जैसे रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, डिस्पर्सन है, पोलराइजेशन है, इंटरफेरेंस है, ये सब को समझने में मदद करेगा। याद रखिएगा, जिन्होंने पार्ट 1, 2, 3 नहीं देखा है वो देख लीजिए। कल हम लोग यानी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है वह इन चारों पार्ट्स में जो हम लोगों ने पढ़ा उस पर कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, और तब हम लोग अपना आगे का लेक्चर स्टार्ट करेंगे।